हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी क्या होता है और यूपीएससी के में मतलब सिलेक्शन किस बेस पर होता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, आईएएस और आईपीएस कैसे बनते हैं, आईएएस की सैलरी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। हम एकदम जीरो से इसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो यूपीएससी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, मतलब कि आपके जो यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में भी हो तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसमें ऐसा कोई मिनिमम मार्क जैसा कुछ है नहीं कि मतलब फाइनल ईयर में या आपके ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स होंगे तभी आप फॉर्म भर सकते हो, ऐसा कुछ इसमें बैरियर है नहीं। आपके अगर 40% भी हैं ग्रेजुएशन में तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो नॉर्मल इसकी एज लिमिट जो है वो 21 से 32 है, लेकिन एज रिलैक्सेशन भी है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 21 से 32 इसकी एज लिमिट है। ओबीसी के लिए 21 से 35 है। एससी एसटी के लिए 21 से 37 है। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी अगर कोई डिसेबल है तो उसकी 21 से 35 जो है एज लिमिट है। फिर अगर हम बात करें नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, यानी आप कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हो यूपीएससी की, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले 6 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओबीसी वाले 9 बार। एससी एसटी अनलिमिटेड, यानी जब तक उनकी जो एज लिमिट ना हो जाए तब तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी भी 9 बार एग्ज़ाम दे सकता है। और यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो हर साल होता है, ये ईयरली होता है, कंफर्म है ये, मतलब होता ही है। फिर बात कर लेते हैं कि यूपीएससी कंडक्ट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन 3 फेज। मतलब यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 3 फेज में होता है। इसमें प्री एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स जिसे बोलते हैं, मेन एग्ज़ाम होता है, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जिसे आप इंटरव्यू भी बोलते हो। तो यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न फॉर प्रीलिम्स, यानी प्रीलिम्स में क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है। तो इसमें 2 पेपर होते हैं आपके, एक जनरल स्टडीज़ और एक जनरल स्टडीज़ सेकेंड, जिसे CSAT भी बोलते हैं। और दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जो जनरल स्टडीज़ फर्स्ट है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटे का पेपर होता है। और जनरल स्टडीज़ सेकेंड या CSAT जो है उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटे का पेपर होता है। और ये दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कि जो प्रीलिम्स आपका जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके जो नंबर हैं वो आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। जो भी नंबर आएंगे जस्ट वो क्वालिफाई नेचर का होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है प्रीलिम्स, मेरिट से इसका कोई लेना देना नहीं है। और द क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीलिम्स विल बी बाईलैंग्वेज, यानी जो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका बाईलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। तो आपको जो अच्छी लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद अगर हम बात करें मेन एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो मेन एग्ज़ाम में 9 एग्ज़ाम होते हैं आपके, 9 पेपर होते हैं। तो पेपर ए जो है वो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का होता है जो कि 2 घंटे का होता है और 300 मार्क्स का होता है। पेपर बी जो है वो आपका इंग्लिश का होता है जो कि 3 घंटे का होता है और 300 मार्क्स का होता है। उसके बाद पेपर फर्स्ट जो है वो ऐसे राइटिंग वाला होता है, वो भी 3 घंटे का होता है और 250 मार्क्स का होता है। पेपर सेकंड जो है वो जनरल स्टडीज़ फर्स्ट का 3 घंटा 250 मार्क्स। ऐसे ही जनरल स्टडीज़ फोर्थ तक चलता है, 3 घंटा 250 मार्क्स तक ही होता है। फिर आपका छठा और सातवां पेपर जो है वो ऑप्शनल फर्स्ट और ऑप्शनल सेकंड होते हैं, 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, 3-3 घंटे के और 250-250 नंबर के, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो आपके पेपर है ना, पेपर ए और बी, कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश, इन दोनों, ये भी दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इन दोनों के नंबर भी मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। मेरिट में सिर्फ इन 7 एग्ज़ाम के नंबर ही ऐड होते हैं नीचे वालों के। जो पेपर ए और पेपर बी है, यानी कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इनमें आपको 25% लाने होते हैं, बस ये पास करने होते हैं। बाकी के जो 7 पेपर हैं उनके 1750 नंबर होते हैं, 1750, और इंटरव्यू को जोड़कर कुल 2025 होते हैं। उसमें से आपके जो नंबर आते हैं उस हिसाब से आपकी मेरिट जो है वो बनती है। और जो मेन एग्ज़ाम है उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा सीट भी नहीं दी जाती है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूपीएससी इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है। द इंटरव्यू प्रोसेस इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। द इंटरव्यू कंसिस्ट ऑफ 275 मार्क्स विच मेक्स द ग्रांड टोटल ऑफ मैक्सिमम मार्क्स 2025। तो मतलब आपका जो इंटरव्यू है
वो इस एग्ज़ाम का लास्ट और फाइनल स्टेज है। इसके बाद और कोई मतलब कुछ नहीं होता है, इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, मेरिट आती है। और इंटरव्यू के जो नंबर है वो 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। और मैंने बताया आपको जो मेन एग्ज़ाम के नंबर हैं वो 1750 होते हैं, दोनों को मिलाकर 2025 नंबर होते हैं। इन्हीं से आपकी मेरिट तैयार होती है फिर। ठीक है। आईएएस की सैलरी की अगर हम बात करें तो शुरुआत में जो आईएएस की सैलरी है वो 56,000 शो होती है, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते ये 2.5 लाख तक पहुंच जाती है। ठीक है। अब हम बात करें कि कैसे होता है आईएएस और आईपीएस का चयन। मतलब भाई यूपीएससी एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद आप आईएएस कैसे बन सकते हो, आईपीएस कैसे बन सकते हो, उनका सिलेक्शन कैसे होता है। तो इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही आईईएस, आईपीएस, आईईएस या आईएफएस अधिकारी पर चयन होता है। इन सभी अधिकारियों का काम अलग होता है और उनकी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। रैंकिंग के आधार पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस रैंक दी जाती है। टॉप की रैंक वालों को आईएएस मिलता है, लेकिन कई बार टॉप रैंक पाले वाले जो हैं वो प्रेफरेंस आईपीएस या आरएस को देते हैं। मतलब नियम यही है कि जिसके मतलब जो टॉप होगा वो आईएएस बनेगा, लेकिन कई बार जो स्टूडेंट वो अपनी मर्ज़ी से आईपीएस या आईएफएस जो है उनको चूज़ कर लेता है। तो फिर ऐसे में निचले रैंक वाले जो हैं वो आईएएस की पोस्ट मिल जाती है उनको, और जो इसके बाद के रैंक वालों को आईपीएस और आईएफएस पोस्ट मिलती है। ठीक है। कैसे होती है आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग। तो आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग कैसे होती है उसके बारे में हम बात करें तो आईएएस और आईपीएस के लिए चुने जाने के बाद इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी लबासना में जो है इनकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें सिविल सेवा के लिए चुने गए सभी कैंडिडेट की 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस कोर्स में बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स सिखाए जाते हैं, जिन्हें जानना हर सिविल सेवा अधिकारी के लिए ज़रूरी होता है। एकेडमी के अंदर कुछ खास एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जिसमें मेंटल और फिजिकल मजबूती के लिए हिमालय की ट्रैकिंग भी उनमें से एक है। ठीक। उसके बाद आईएएस अफसर और आईपीएस की ट्रेनिंग में भी काफ़ी अंतर होता है। तो 3 महीने की फाउंडेशन ट्रेनिंग के बाद आईपीएस अधिकारियों को हैदराबाद में जो स्थित है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, वहाँ पर भेज दिया जाता है, जहाँ उन्हें पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है। आईपीएस को चयन के बाद ज़्यादा टफ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, यानी कि जो आईपीएस की ट्रेनिंग है वो आईएएस से थोड़ी सी टफ होती है। उनकी ट्रेनिंग में घुड़सवारी, परेड और हथियार चलाना शामिल होता है। वहीं आईएएस की जो ट्रेनिंग है वो वहीं आपकी लबासना में ही चलती रहती है। इसके बाद आईएएस अधिकारी की प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। 3 महीने तक तो आईएएस और आईपीएस की दोनों की साथ ट्रेनिंग होती है, फाउंडेशन ट्रेनिंग। उसके बाद जो है आईपीएस को हैदराबाद भेज दिया जाता है और आईएएस की वहीं लबासना में उनकी जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन व गवर्नेंस के हर सेक्टर की जानकारी दी जाती है। आईएएस अफसर और आईपीएस की ट्रेनिंग में भी काफ़ी अंतर होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। आईएएस और आईपीएस में कौन होता है पावरफुल। तो आईएएस और आईपीएस की जो जिम्मेदारियां और शक्तियां बिल्कुल अलग होती हैं। आईएएस अधिकारियों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग व कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय नियंत्रित करती है, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय आईपीएस कैडर को नियंत्रित करती है। तो आईएएस अधिकारी का वेतन भी आईपीएस अधिकारी की तुलना में थोड़ा सा अधिक होता है। इसके साथ ही एक क्षेत्र में केवल एक आईएएस अधिकारी होता है, जबकि एक क्षेत्र में आईपीएस अधिकारियों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि आईएएस अधिकारी का पद, वेतन और अधिकार के मामले में एक आईपीएस अधिकारी से बेहतर होता है। तो अगर पावरफुल की बात करें तो एक आईएएस अधिकारी जो है वो आईपीएस अधिकारी से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये कुछ जानकारी थी। तो आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।